नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मुंबई जो 80 और 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का गढ़ माना जाता था, आज बदले वक्त की एक नई तस्वीर गढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में मुंबई भारत का वो शहर होगा जहां भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। मुंबई की रफ्तार भारत के बाकी शहरों से हमेशा कई कदम आगे रहती है, लेकिन मुंबई में होने वाले अपराधों ने भी अब वो रफ्तार पकड़ ली। टॉप 3 सिटीज में आता है और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों का आंकड़ा बस बस हो गया। हाथ नीचे कर। बदल लिए कपड़े, अब थोड़ा आराम कर ले। होमवर्क खत्म किया? नहीं, वो पेट में दर्द हो रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर इस बार तू अच्छे नंबर लाया ना तो तुझे साइकिल जरूर देंगे। मुझे साइकिल नहीं चाहिए। साइकिल क्यों नहीं चाहिए? तुझे तो हमेशा से साइकिल चाहिए थी ना। क्या हुआ सुमित? साइकिल क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, आओ यहाँ पे, आ जाओ। देखो, इस बार पापा तुम्हें पक्का साइकिल दिलाएंगे, उसमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। अरे कोई ऑटो को बुलाओ। मुझे ही लेने गया है। चल कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। क्या हो गया आमिर को? बहुत उल्टियां कर रहा था, पता नहीं शायद बाहर का खा लिया। पापा, पापा मुझे गलती हो गई। पापा, पापा मुझे माफ कर दो। पापा मुझे गलती हो गई। सुमित, क्या तुमने भी आमिर के साथ बाहर का कुछ खाया था? आरती, तुम नींबू पानी लेके आओ, शायद इसके पेट में सच में दर्द है। सुमित, सुमित, क्या हुआ बेटा? सुमित, चलो मेरा क्या हुआ? नर्स, आप प्लीज थोड़ी देर बाहर वेट कीजिए, मैं भी आपको चेक करके बताता हूँ। क्लीजिंग की तैयारी करो जल्दी। सुमित बेटा, आँख खोल। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। डॉक्टर, आमिर कैसा है? आप घबराइए मत, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। हालांकि उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन हमने उसे बचा लिया। ये एक पुलिस केस है तो मुझे कुछ। डॉक्टर, हम आमिर को घर लेकर जा सकते हैं? आप ले जा सकते हैं, मगर ये शबनम, तुम जाकर आमिर का ध्यान रखो, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। पापा, सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहा है बेटा? वो मैंने और आमिर ने क्या बोल रहे तू? सुमित, आंखें खोल। मैं और हाँ, आमिर जहर। तो 10-12 साल की उम्र के बच्चों ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ये नासमझी भरा कोई डरावना खेल था, या उन मासूम जिंदगियों की कोई कड़वी सच्चाई जो जिंदगी को नहीं, मौत को दस्तक देना चाहती थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उनके माता पिता को भी भनक नहीं लगी, जहां सिर्फ सवाल ही सवाल थे, और ऐसे सवाल जो किसी के भी रोंगटे खड़े करते? क्या कमी रह गई थी हमारे पालन पोषण में जो सुमित ने ऐसे। डॉक्टर साहब, सुमित मेरा बेटा, क्या हुआ उसे?
देखिए, सुमित ने जहर खाया था। हमने उसके शरीर से टॉक्सिन्स फ्लश आउट तो कर दिए, लेकिन वो अब भी खतरे में है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि सुमित ने सिर्फ जहर ही नहीं खाया, बल्कि इज अ विक्टिम ऑफ सोडोमी। क्या सोडोमी साहब? सुमित का शारीरिक शोषण हुआ है। किसी ने जबरदस्ती उसके साथ अनैतिक संबंध बनाया है। एक्सक्यूज मी। सर, जो सुमित नाम का बच्चा लाया गया था उसे सेप्सिस है। इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका है। शायद काफी लंबे समय से उसे असॉल्ट किया जा रहा था। सेक्सुअल असॉल्ट? जी सर। लेकिन आपने तो बताया था कि उसने जहर खाया था। सर, जब उसे लाया गया था उसने जहर भी खाया हुआ था। अब बच्चे की हालत कैसी है? बयान देने की हालत में है? नहीं सर, हमने किसी तरह बच्चे की जान बचा ली। अब कुछ कह नहीं सकते, रिकवर होने में उसे कितना समय लगेगा। क्या आप जानते थे कि सुमित का शारीरिक शोषण किया जा रहा था? नहीं सर, हम तो ये सुन के शौक है। हमारे सुमित के साथ कोई... मतलब आपको कोई अंदाजा नहीं कि कौन हो सकता है जिसने सुमित के साथ ये... नहीं सर। सब मेरी गलती है मैडम। सुमित मुझे अक्सर कहता था कि उसके पेट में दर्द है। होमवर्क खत्म किया? नहीं, वो पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मुझे लगता था ये सब पढ़ाई ना करने का बहाना है, और वो कुछ नहीं बता पाया। या कोई और बात है जो तुम छुपा रहे हो? नहीं सर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा, पर सुमित न जाने कब से हमसे ये सब छिपा रहा था। सर, बस इतना कह रहा था कि उसने और आमिर ने जहर खाया था। और आमिर ने जहर... आमिर? ये आमिर कौन है? जी, हमारे पड़ोस में ही रहता है वो। सुमित और आमिर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सुमित को यहाँ लाने से पहले आमिर के अम्मी अब्बू भी आमिर को अस्पताल लेकर जा रहे थे। आमिर को कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? मालूम नहीं मैडम। आमिर के माँ बाप का नंबर है आपके पास? जी, उसके अब्बू शकील का नंबर है मेरे पास। दीजिए। 9870। सर, इसकी बीवी से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सर, आमिर के फादर शकील का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। विक्रम, आमिर के घर जाओ और पता करो आमिर की कंडीशन क्या है। जी साहब। आरती, अभी तुम घर जाओ और पीयूष को संभालो। शांति मौसी का फोन आया था, बोल रही थी पीयूष बहुत रो रहा है। आरती, हिम्मत रखो। कैसे हिम्मत रखो? पता नहीं कौन हैवान होगा जिसने इसके साथ... वो जो भी है, सुमित के होश में आते ही उसका नाम पता चल जाएगा। हम छोड़ेंगे नहीं उसे। अभी तुम घर जाओ, पीयूष को तुम्हारी जरूरत है। हाँ बोल विक्रम। सर, आमिर के घर पे ताला लगा हुआ है। इसका मतलब वो लोग भी हॉस्पिटल में ही होंगे। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, सुबह होते ही उनसे बात करेंगे। ठीक है सर। पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे 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 पीछे।
विक्रम, देखो ये इतनी डरी हुई क्यों? जी सर। आमिर, मेरा बच्चा कहाँ गया? आमिर, मेरे बच्चे को ला दो। मेरा बच्चा आमिर, आमिर। हाँ बोलो आरती। मुझे सुमित को लेकर बहुत घबराहट हो रही है। वो आमिर, हाँ आमिर कैसा है? तो ठीक है ना अभी वो? आमिर अब नहीं रहा। हमारा सुमित तो ठीक हो जाएगा ना? उसे तो कुछ नहीं होगा ना? शकील जी, आपका बेटा आमिर अब अगर नहीं रहा, उसकी बॉडी कहाँ है? दफनाया साहब उसको। आपने आमिर को दफना दिया और पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया। आपको बता देने से मेरा बेटा जिंदा नहीं हो जाता साहब। वैसे भी आपको यहाँ किसने भेजा? क्यों आया आप लोग यहाँ पर? आमिर की मौत जहर खाने से हुई थी। ये पुलिस केस है। उसने कोई जहर नहीं खाया। उसने बाजार से कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। उसकी वजह से उसको उल्टियाँ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसके जिस्म में पानी की कमी हो गई थी। वो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन से अगर आमिर की मौत हुई तो उसके दोस्त सुमित ने अपने माँ बाप से ये क्यों कहा कि सुमित और आमिर ने जहर खा लिया? देखिए साहब, कौन क्या कहता है या कौन क्या नहीं कहता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरे बेटे आमिर ने जहर नहीं खाया था। लेकिन सुमित ने जहर खाया था और उसका शारीरिक शोषण भी हो रहा था, और शायद आमिर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, और आप हमसे सच छुपा रहे हैं। मैं अपने मरे हुए बेटे को लेकर झूठ क्यों बोलूंगा साहब? आमिर को कल हॉस्पिटल लेके गए थे ना, उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ। डेथ सर्टिफिकेट नहीं है साहब। उसकी मौत रास्ते में ही हो गई थी। अस्पताल वालों ने तो उसे छुट्टी दे दी थी। फिर अब उसको दफना है साहब। कहाँ दफन किया आमिर को? और कल कौन सा हॉस्पिटल लेके गए थे? मछली मार्केट के पीछे वाले हॉस्पिटल में लेकर गए थे साहब। और सुबह पास के कब्रिस्तान में दफना दिया उसे। साहब, खुदा के लिए उसकी मौत का तमाशा मत बनाइए। मेरे आमिर ने ना तो जहर खाया था, ना उसके साथ कोई जिस्मानी जबरदस्ती हुई थी। खुदा के लिए साहब, हम लोगों को हमारे हाथ पर छोड़ दिए। सर, मुझे नहीं लगता ये डिहाइड्रेशन आमिर की मौत की असली वजह होगी। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे। रेणुका, सबसे पहले उस कब्रिस्तान से ये कंफर्म करो कि इन्होंने आमिर को वहीं दफनाया है या नहीं। और जो राज आमिर का बाप अपने सीने में दफन किए बैठा है, उसकी सच्चाई का पता उस क्लिनिक से लग जाएगा जहां ये लोग उसे लेके गए थे। एक काम करो, आमिर और सुमित के घर के आसपास पूछताछ करो। मुझे लगता है कि सुमित के साथ साथ आमिर का भी शारीरिक शोषण हुआ है, और ऐसा करने वाला या तो कोई आस पड़ोस का हो सकता है या फिर कोई करीबी। जिस पे भी डाउट आ रहा है उठा लो। सर। ठीक। हाँ विक्रम, क्या हुआ था सुमित की मां को? सर, वो आमिर की मौत को देखकर घबरा गई। उसे लगा कहीं सुमित भी। सुमित कैसा है? सर, वो अभी बेहोश है। अरे डर मत पीयूष, पापा ठीक कर रहे हैं ना, लाइट आ जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना, पापा सब ठीक कर देंगे। पापा सब ठीक कर देंगे बेटा, सब ठीक कर देंगे पापा। छोटे बच्चों में यह विश्वास सहज ही होता है कि अगर उन्हें कोई भी दुख परेशानी होगी तो उनके माता पिता उसे ठीक कर देंगे। लेकिन एक उम्र के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे बच्चे अक्सर अपनी समस्याएं हमसे शेयर नहीं करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 10 से 15 साल की उम्र के लगभग 60% बच्चे अपनी समस्याएं और अपने सवाल अपने माता पिता से शेयर नहीं करते हैं। और इसका कारण हम पेरेंट्स को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर माता पिता बच्चों की समस्याओं से बेखबर रहें तो परिणाम ऐसे ही सामने आते हैं। लेकिन इस परिणाम को पैदा करने वाला वो शख्स कौन था जो एक लंबे समय से सुमित का शारीरिक शोषण कर रहा था? इस सवाल का जवाब सुमित की खामोशी में कैद था। और ये सवाल भी खड़ा हो रहा था कि क्या सुमित का दोस्त आमिर भी इस तरह के शोषण का शिकार हो रहा था, और क्या उसने वाकई में सुमित के साथ जहर खाया था?
इस केस ने पूरे इलाके में सनसनी पैदा कर दी थी, क्योंकि ये केस इतना संवेदनशील था कि पुलिस की एक चूक भी भारी पड़ सकती थी। इसलिए इस तनावपूर्ण स्थिति में पुलिस पूरी एहतियात बरत रही थी, जिसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को और भी मुश्किल कर दिया था। हाँ रेणुका, सर कब्रिस्तान में पता किया, आज सुबह 6 बजे आमिर को वहां दफनाया गया था। जी हाँ सर, आमिर नाम के बच्चे को यहीं लाया गया था, लेकिन उसे डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था, उसने जहर खाया था और हमने उससे बचा लिया था। बचा लिया था? जी हाँ, लेकिन फिर आमिर के फादर उसे यहाँ से ले गए। हमने उन्हें आज बुलाया है यहाँ पर। हमने सोचा जैसे वो यहाँ आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और हम आपके बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पहुँच गए। पता है क्यों? क्यों सर? कल जिस बच्चे की जान आपने बचाई, उसने कल रात को ही दम तोड़ दिया। क्या? जिस बच्चे ने जहर खाया था उसे आपने हमें बिना इन्फॉर्म किए रिलीज कर दिया। क्यों? सर मत झुकाइए। आमिर ने सिर्फ जहर खाया था, उसे फिजिकली मॉलेज भी किया था। मॉलेज? सर मैंने ऐसा कुछ चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी बॉडी से पॉइजन फ्लश आउट किया था। हम आपकी डिग्री फ्लश आउट कर देते हैं। विक्रम जरा चेक करो कौन सी कॉलेज में पढ़ के ये डॉक्टर बने और ये क्लिनिक चलाने का परमिशन इनको कहाँ से मिला। जी सर। सर मुझे लगता है आमिर के साथ भी सुमित की तरह फिजिकल असॉल्ट हुआ होगा। शायद इसलिए बदनामी के डर से आमिर के पेरेंट्स ने हमें बिना बताए उसे दफना दिया। डर से या किसी और वजह से? आमिर के बाप ने शान पट्टी तो की है, अब आमिर का पोस्टमार्टम करने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं सुमित के माँ बाप से बात करता हूँ, तुम आमिर की माँ से बात करो। बाप कुछ बोल नहीं रहा है, हो सकता है माँ ही बोल दे। सर रविंदर जी, जो कुछ भी हुआ उससे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपके बच्चे के गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आमिर का सच उसकी मौत के साथ दफन हो गया और सुमित इस वक्त बयान देने की हालत में नहीं है। ऐसे में आप लोग जरा दिमाग पे जोर डाल के मुझे बताइए, ऐसा कौन हो सकता है जो लगभग रोज आपके बच्चों के बचपन को तबाह कर रहा था? आप लोग वाकई में नहीं जानते या आप भी आमिर के माँ बाप की तरह सच बताने से डर रहे हैं? हम तो ये सोच सोच के डर रहे हैं कि हमारा बच्चा पहले जैसा कब होगा। हमें लगता था उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पर हम पढ़ाई में दिल नहीं लगता मतलब स्कूल जाने से मना करता था? हाँ साहब। और आमिर और सुमित दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनके साथ स्कूल में या फिर स्कूल से जुड़ा हुआ कोई शख्स उनके साथ ये सब कर रहा था? हो सकता है सर। हाँ, मुझे एक बार उसके ट्यूशन टीचर का फ़ोन आया था। ट्यूशन टीचर? जी। क्या नाम? जी, उनका नाम जयदेव शास्त्री है। सुमित और आमिर दोनों उन्हीं से ट्यूशन पढ़ते थे। एक दिन उनका फ़ोन आया। सर, हम लोग भी सुमित को समझा समझा कर थक गए, लेकिन वो समझता ही नहीं। रविंद्र जी, ये सिर्फ सुमित की बात नहीं है, उसके दोस्त आमिर का भी यही हाल है। तो आपने आमिर से या उसके माँ बाप से बात की? आमिर के माता पिता से हमारी इतनी बातचीत नहीं थी, और मेरी नौकरी ऐसी है कि 15-15 घंटे मैं बाहर रहता हूँ। साहब, हमारे छोटे बेटे पीयूष को दिमाग की बीमारी है, 24 घंटे उसे देने पड़ते हैं, इसलिए हम सुमित पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। जब भी मैं उसे पढ़ाई करने के लिए कहती थी, या तो वो घर से बाहर भाग जाता था या कहता था उसके पेट में दर्द है। आरती जी, वो बार बार आपको अपने पेट दर्द के बारे में बताता था, आपको हर बार ये लगा कि वो झूठ बोल रहा है? यही तो भूल हो गई साहब मुझसे। उसके ट्यूशन मास्टर जी का इनको कॉल भी आया था, लेकिन मैंने उसे प्यार से बात करने की बजाय उल्टा उसे डांट दिया। स्कूल से तो शिकायतें आती ही थी, अब ट्यूशन से भी आने लगी। इतनी मेहनत करके हम तुझे पढ़ा रहे हैं और तू ध्यान कहाँ रहता है तेरा? हाँ, ये थप्पड़ पड़ेगा ना। आरती, मैं बात करता हूँ। बेटा सुमित, बैठो। देखो, माँ की बात का बुरा मत मानना, ये तुम्हें डांटती है क्योंकि इससे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे ट्यूशन टीचर का फोन आया था, वो कह रहे थे कि तू और आमिर, तुम दोनों ट्यूशन क्लास में चुपचाप बैठे रहते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम दोनों का। तुम दोनों का किसी से झगड़ा हुआ है क्या? किससे? वो आमिर। पढ़ाई में मन नहीं लगता, लड़ाई बराबर होती है तुम दोनों से। रुक जा, उस आमिर की तो मैं मम्मी, आमिर नहीं, उसे कुछ मत कहना, मैं आपसे पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। सुमित
आमिर के सामने आने से डर रहा था या आमिर से डर रहा था? पता नहीं साहब, क्योंकि हमें तो लगा था दोनों पक्के दोस्त थे, इसीलिए शायद अपना झगड़ा खुद ही सुलझाना चाहते होंगे। सुमित जिस अत्याचार को भोग रहा था उसका सच उसने अपने माता पिता को कभी नहीं बताया, लेकिन क्या आमिर ने मरने से पहले अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया था? क्या बात है मैडम, आप लोग फिर से आ गए? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप बीच में दखलंदाजी ना करें, यही बेहतर है। मुझे आपसे बात करनी है। मैडम, बहुत गहरे सदमे में है वो। ये सदमा इन्हें दिया किसने, ये जानने के लिए मुझे इनसे बात करनी है। देखिए, हमें पूरी हमदर्दी है आपसे। अब आमिर तो वापस नहीं आ सकता। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बेटे के गुनहगारों को सजा मिले? मैडम, क्यों आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है? आप लोगों को जो जानना था उन सवालों के मैं जवाब दे चुका हूं। जो जवाब थे वो सारे झूठे थे शकील जी। मतलब? जिस क्लिनिक में आप आमिर को लेके गए थे, वहां के डॉक्टर ने बताया कि उसने जहर खाया था। हमें इसका अंदाजा है कि आपने झूठ क्यों कहा। सुमित के जैसे ही आमिर के साथ भी शारीरिक शोषण हुआ था। ये जग जाहिर ना हो इसलिए आपने बदनामी कर... ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाथ जोड़ता हूं आपसे, हमारे बेटे का जनाजा उठा मैडम, उसके बाद हमारे माँ बाप पर रहम कीजिए मैडम। देखिए, FIR लिखवा दीजिए और आमिर की बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने के लिए हमारी मदद कीजिए। क्या कहा आपने? क्या चाहती है आप? आप चाहती है कि मैं अपने दफन किए हुए बेटे को उसकी कब्र से निकालकर उसके जिस्म को चीर फाड़ करने की इजाजत दूं आप लोगों को? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मेरे बेटे के जिस्म को हाथ नहीं लगाने दूंगा। सर, आमिर की माँ की चुप्पी बताती है शायद आमिर ने मरने से पहले उन्हें सारा सच बताया होगा। शायद उस दरिंदे का नाम भी जिसने ये घिनौनी हरकत उसके साथ की। हो सकता है रेणुका, लेकिन ये केस इतना सेंसिटिव है कि इसमें हम चाहकर भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक सुमित के घर वालों की तरह आमिर के घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, तब तक किसी भी नतीजे पे आना इम्पॉसिबल है। इस केस को किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए पुलिस को अभी काफी मशक्कत करनी थी, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा होने वाला था। और आखिर क्या वजह थी कि आमिर के पिता लगातार ये कह रहे थे कि आमिर के साथ शारीरिक शोषण नहीं हुआ था? वजह सिर्फ बदनामी का डर ही नहीं, कुछ और भी हो सकती है। आमिर को ट्रीट करने वाले डॉक्टर ने बताया कि आमिर ने जहर खाया था। आमिर नाम के बच्चे को कल यहीं लाया गया था, लेकिन उसे कोई डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था, उसने जहर खाया था। आमिर के अब्बू का ये झूठ तो पकड़ा गया। उसने कोई जहर नहीं खाया, उसने बाजार से कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, उसकी वजह से उसको उल्टियां होने लगी। डॉक्टर को दिखा तो डॉक्टर ने कहा कि उसके जिस्म में पानी की कमी हो गई थी। लेकिन किसी का एक झूठ उसकी हर बात के झूठ होने का प्रमाण तो नहीं देता। प्रमाण तो इस बात का भी नहीं कि सुमित और आमिर दोनों ने एक साथ जहर खाया था। लेकिन सुमित अपने माँ बाप से झूठ क्यों बोलेगा? और सुमित के माँ बाप हमसे झूठ बोले, ऐसी कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही। सर, माना कि दोनों ने एक साथ जहर खाया, तब भी सवाल वही है कि आखिर दोनों ने जहर खाया क्यों? और सवाल यह भी था कि उन्होंने जहर अपनी मर्जी से खाया था या फिर उन्हें जहर खाने के लिए मजबूर किया गया था। जो उनको मजबूर करके लगातार उनका शारीरिक शोषण कर सकता है, अगर वो अपनी पे आए तो उन्हें जहर खाने के लिए भी मजबूर कर सकता है। अगर ऐसा था तो उन्हें मजबूर करने वाला वो वहशी कौन था जो दो मासूमों के शरीर के साथ ही नहीं बल्कि उनके दिमाग के साथ भी खेल रहा था? एक ऐसा घिनौना खेल जिसमें एक जान जिंदगी के लिए लड़ रही थी और दूसरी मौत को गले लगा चुकी थी। सुमित का बचना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि जल्द से जल्द आमिर की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाए। लेकिन क्या पुलिस दफनाए जा चुके मृत आमिर का पोस्टमार्टम करवाने में सफल हो पाएगी? आमिर की बॉडी को एक्सह्यूम करने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर करवाओ। और सुमित और आमिर के स्कूल और ट्यूशन दोनों जगह बात करते हैं, क्योंकि सुमित के पेरेंट्स के मुताबिक सुमित स्कूल और ट्यूशन दोनों जगह जाने से इनकार करता था। सर,
जी सर, मैंने सुमित की कंप्लेन नहीं की थी, बल्कि अपना कंसर्न शेयर किया था उसके पेरेंट्स से कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। सुमित और आमिर दोनों बच्चे आपके पास पिछले 3 महीने से ट्यूशन पढ़ रहे थे। दोनों शुरू से ऐसे थे? सर ये पहले पढ़ने में काफ़ी फोकस थे, उसके बाद इनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था। ये कोई टाइम है आने का? लेट क्यों होगा तुम दोनों? चलो ठीक है, बैठो। अरे तुम लोग ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या हुआ तुम दोनों को? अरे बोलोगे कुछ? कुछ नहीं सर। तो ठीक है, बुक्स निकालो। सर जब मैं क्लास लेता था तो वो दोनों अपनी धुन में खोए रहते थे। अरे सुमित, आमिर, अभी तक बुक्स नहीं निकाली तुमने? ध्यान कहाँ है तुम दोनों का? तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? सर मुझे लगा कि उन्हें कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उनके पेरेंट्स को कॉल किया। आपने बताया कि आमिर और सुमित दोनों पढ़ाई में शुरुआत में फोकस थे और बाद में उनके बर्ताव में चेंज आया। ये बदलाव कब आया? एक मिनट सर, मैंने 27 जुलाई को उनके पेरेंट्स को कॉल किया था। उसके 1-2 दिन पहले से ही बच्चों में बदलाव आया था। बोलो रेणुका। सर, सुमित और आमिर के क्लासमेट्स और टीचर्स से तो कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी, लेकिन प्रिंसिपल ने बताया करीब 3 महीने पहले एक टीचर को रेस्टिकेट किया गया गर्ल स्टूडेंट के मोलेस्टेशन चार्जेस पर, और वो उसी जगह रहता है जहां आमिर और सुमित रहते हैं। नाम क्या है उस टीचर का? अशोक सरले। आइए अशोक जी, बड़ी तारीफें सुन रहे हैं हम आपकी। कैसी तारीफ सर? तारीफें सुन रहे हैं हम आपकी उस स्कूल से जहां से आपको निकाला गया। आप क्या बोल रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 27 जुलाई से 16 अगस्त तक क्या शौक फरमा रहे थे आप इन बच्चों के साथ? साहब ये कौन बच्चे हैं सर, और किस शौक की बात कर रहे हैं आप? कुछ वैसा ही शौक जो आपने अपने स्कूल में मानसी, शिल्पा और सोनम के साथ फरमाने की कोशिश की और जिसके चलते आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हाँ साहब, वो लड़कियों के साथ मैंने लेकिन साहब उसके लिए मुझे सस्पेंड कर दिया था साहब स्कूल से, और 27 जुलाई को तो मैं मुंबई में भी नहीं था साहब। ये लड़कों के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, लेकिन जयदेव शास्त्री तो कुछ और ही बोल रहा है तेरे बारे में। कौन जयदेव शास्त्री साहब? जिसके पास ये दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। जयदेव शास्त्री तेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहता है, याद आया कुछ? हाँ साहब। चल विक्रम, डंडा छोड़, पहले उठा और बयान ले, किसको याद आ गया सब? साहब मैं वो ये कह रहा था कि वो जयदेव शास्त्री कौन है ये याद आ गया। पेन रख दे विक्रम, डंडा ही उठा। नहीं साहब, माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। ये लड़कों के साथ मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैं घर जाने दो साहब, टीचर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो साहब। साहब जाने दो साहब। जाओ, अगर जरूरत पड़े तो फिर बुलाएंगे। ठीक है साहब, चलो। बप्पा मुझे माफ कर दो। स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे बप्पा भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। अब स्कूल नहीं जा रहा तो वक्त पे नहा तो ले। जा रहा हूं। ऐसे लंगड़ाते हुए क्यों चल रहा है? वो कुर्सी से गिर गया था ना। बस मस्ती करवा लो तुमसे। जाओ। आरती जी, वो बार बार आपको अपने पेट दर्द के बारे में बताता था, आपको हर बार ये लगा कि वो झूठ बोल रहा है। एक बार भी उसके दर्द का आपको एहसास नहीं हुआ? आरती, संभालो अपने आप को, खा लो कुछ। कैसी माँ हूं मैं जो अपने बच्चे की तकलीफ, उसका दर्द नहीं समझ पाई। तुम तो फिर भी सोच रही हो सुमित के बारे में। आमिर के अम्मी अब्बू ने तो पराया कर दिया आमिर को।
पुलिस को कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। मुझे पक्का ऐसा लग रहा है कि आमिर ने उनको उस राक्षस का नाम बताया होगा। अरे क्या कर रहा है आमिर? मैं भीग जाऊंगी। वही तो जाता हूँ। बदमाश। बदमाश। बहुत बुरा लगता है ना दीदी, जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है, जिसके बिना हमारी जिंदगी एकदम खाली, एकदम सूनी। मैं अभागन तो अपने बेटे का मन नहीं पढ़ सकी दीदी, लेकिन क्या आपको भी कभी एहसास नहीं हुआ कि आमिर किस तकलीफ से गुजर रहा था? शबनम, और कितनी देर पानी भरोगी? चलो घर के अंदर। आमिर के माता पिता से भी पुलिस को कोई सहयोग नहीं मिल रहा था और सुमित बयान देने की हालत में नहीं था। वहीं सुमित के इलाज का खर्चा उठाना उसके माता पिता के लिए एक कड़ा संघर्ष बन गया था। तभी एक एनजीओ द्वारा एक मुहिम चलाई गई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के द्वारा सुमित के लिए चंदा मांगा जा रहा था और ये केस मीडिया की काफी सुर्खियां बटोर रहा था। देखिए, मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल के माहौल में सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी खतरा है। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे के बर्ताव में अचानक कोई बदलाव आता है तो आप उसे गंभीरता से लीजिए। आप जानने की कोशिश कीजिए भीतर तक कि उसे हुआ क्या है। आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए, इतने अच्छे दोस्त कि वो आपसे कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ छिपाए नहीं। और बच्चों में एक भावना हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, पापा सब ठीक कर सकते हैं, मम्मी सब ठीक कर सकते हैं। सर, सुमित को होश आ गया है। सुमित, बेटा, बेटा डर मत, हम हैं तेरे साथ। सुमित, बोल बेटा, कौन था वो आदमी? बोल बेटा। ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को आने में देर लग सकती है। आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ। बेटा देख, डर मत बेटा, जो हुआ है वो सब बता दे। क्या हुआ है तेरे साथ? वो मेरे पीछे भाग रहा था। हम भी भाग रहे थे। फिर क्या हुआ बेटा? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? वो गुस्से से देख रहा था, ऐसा लग रहा था काट देगा, फिर हंसने लगा। कौन था बेटा? उसका नाम क्या था? शाहिद। ये शाहिद कौन है और क्या किया उसने तुम्हारे साथ? हमें सोच रहे थे, दर्द हो रहा है, छोड़ दो, लेकिन वो गुस्से से देख रहा था। बेटा, कौन गुस्से से देख रहा था? साहब, देखिए शायद इसे कोई भ्रम हुआ है, शायद ये जो बोल रहा है उसे हेलुसिनेट कर रहा है। आप लोग प्लीज ज्यादा सवाल मत कीजिए, उसकी हालत और खराब हो जाएगी। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज प्लीज। नर्स इंजेक्शन दे रहा, जल्दी। सर अभी सुमित ने शाहिद का नाम लिया था सर। शाहिद? सर। शाहिद कौन? सर हमें नहीं पता वो किस शाहिद की बात कर रहा था। ये देखिए। शायद
शाहिद शाहिद, ये शाहिद कौन है और क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मैं और हमें चिल्ला रहे थे। सुमित के बयान के आधार पर अब उसके अपराधी शाहिद को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे, पर सुमित की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। और इससे पहले कि पुलिस सुमित के अपराधी शाहिद को आइडेंटिफाई कर पाती, सुमित ने आखिरकार दम तोड़ दिया। ठीक है ना? ठीक, कुछ नहीं हुआ। सर, कोर्ट ने हमें एग्जीमेशन की परमिशन दी है। अब हम आमिर के बॉडी का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। अच्छा हुआ हमारे सुमित को शांति मिल गई, दर्द से मुक्ति मिल गई उसे। उसे तो इस दर्द से मुक्ति मिल गई, लेकिन हम इस दर्द से कभी उभर नहीं पाएंगे। सुमित, तेरे मम्मी पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं, तेरे गुनहगार को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे न्याय दिला कर रहूंगा। सुमित, ये ठीक नहीं कर रहे साहब आप लोग। मेरे बच्चे की कब्र इस तरह खोद कर आप उसकी मिट्टी खराब कर रहे हैं। रुको, अब पुलिस के पास सिर्फ एक लीड थी, एक नाम था शाहिद। शाहिद इस शाहिद का ना तो कोई सरनेम था, ना कोई पहचान थी, ना कोई पता था और ना ही कोई चेहरा। ये केस खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन दो मासूमों की तबाह जिंदगी को इंसाफ की दरकार थी। ये इंसाफ बहुत जरूरी था, लेकिन कैसे, ये सवाल अब भी अपने जवाब ढूंढ रहा था। सर, आप कुछ करते क्यों नहीं? अब तो आपको उसका नाम भी पता है, पकड़ते क्यों नहीं उसे? देखिए, हम पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। शाहिद नाम वाले कई लोगों को हमने गिरफ्तार किया, लेकिन उनमें से किसी का इस घटना में कोई हाथ नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपनी कोशिश करो और मैं अपनी करूंगा। मेरे बेटे को मैं न्याय दिला कर रहूंगा। शाहिद कौन था, इसका पता लगा पाना समंदर में सुई ढूंढने जैसा प्रतीत हो रहा था। और अब आमिर की मौसी ज़ारा से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या कोई शाहिद नाम का शख्स आमिर के परिवार से जुड़ा व्यक्ति तो नहीं था। आप अकेले रहते हैं? मेरा मतलब है आपके पति आपके साथ नहीं रहते क्या? कई साल पहले वो दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने अकेले अपने बेटी की परवरिश की है। वैसे आपका बेटा है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। उसके मामा के यहाँ लखनऊ गया है। आपके पूरे परिवार या दूर रिश्ते में कोई ऐसा है जिसका नाम शाहिद हो? हाँ, मेरे मामा के लड़के का नाम शाहिद है, लेकिन वो कई सालों से सऊदी में रहता है। आप शाहिद के बारे में क्यों पूछ रही है? सर, आमिर के परिवार का किसी भी शाहिद नाम के इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक शाहिद है, लेकिन वो कई साल से सऊदी में रहता है। मुझे लगा था कि ज़ायरा से कोई लीड मिलेगा, मगर जब... ज़ायरा कौन? सर, आमिर की अम्मी शबाना की बहन। वो विडो है और अपने 19 साल के बेटे मुजाहिद के साथ आमिर के बगल वाली गली में रहती है। क्या नाम बताया? ज़ायरा। नहीं, उसके बेटे का क्या नाम बताया? मुजाहिद। शाहिद।
मुजाहिद है? मुजाहिद, उठ जा। मुजाहिद, तुम ही वो शाहिद हो ना जिसने सुमित और आमिर के साथ वो घिनौना काम किया? शायद। मुजाहिद ही शाहिद है। शायद सुमित मुजाहिद कहना चाहता था, लेकिन सुना ही शाहिद दिया होगा। तूने जो कुछ भी किया है खुद से बताएगा या तेरे गले में हाथ डाल के बुलवाएगा? इधर उधर क्या देख रहा है? डॉक्टर से परमिशन लेके तुझे यहाँ पूछताछ के लिए बिठाया, समझा? सर, एक दिन मैं नशा करके घर जा रहा था। जाते वक्त उन्होंने झाड़ियों के पीछे दोनों को देखा। मजा आया ना आज? हाँ, बहुत मजा आया। चल। क्या कर रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं भाई। कुछ नहीं? पता है मुझे तुम लोग क्या कर रहे थे। फिर ये मेरी रोज़ की आदत बन गई थी। पहले मैं खुद करता था, उसके बाद अपने दोस्तों को साथ में लेके जाता था। हमको देख के वो लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन हम लोग सर, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब आमिर और सुमित ने ये कदम उठाया। कहते हैं कि नशा नशा करने वाले को तबाह कर देता है, लेकिन मुजाहिद के नशे ने 2 मासूम जिंदगियों को ही नहीं बल्कि 2 परिवार तबाह कर दिए। मुजाहिद ने यह कबूल किया कि वो और उसके दोस्त सुमित और आमिर का शारीरिक शोषण कर रहे थे, लेकिन सुमित और आमिर की मौत, वो इस केस का ऐसा सवाल है जो अब भी रहस्य बना हुआ है कि आमिर और सुमित ने जहर क्यों खाया था। अनुमान यही लगाया गया कि शायद वो बच्चे शर्म और डर की वजह से अपने माता पिता को सच नहीं बता पा रहे थे, और शायद इसीलिए 10-12 साल की उम्र में ही उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली। अपने बच्चों को प्यार दें, उन्हें वो माहौल दें जिसमें वो हर बात, हर अपनी समस्या आपसे खुलकर शेयर कर सके। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लोग शहर आते हैं बेहतर जिंदगी के लिए, लेकिन शहर की जिंदगी की अपनी जरूरतें होती हैं। यहाँ ज्यादा कमाई तो होती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जो लोग कल तक कम सुख सुविधाओं में जीने के आदी होते हैं, शहर की चकाचौंध में उनकी सोच भी बदल जाती है, उनके सपने भी बदल जाते हैं, और उन सपनों को पूरा करने की होड़ में इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा कमाना चाहता है। इसी चक्रव्यूह में उलझकर हम में से कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, और कुछ किसी जाल में फंस जाते हैं या फिर किसी गैर कानूनी गतिविधि में उलझ जाते हैं। और हमारा आज का ये केस भी इसी तरफ एक इशारा है। भाइयों और बहनों, आज मुझे आपके सामने ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम सबकी मेहनत से अहमदनगर के हमारे इलाके में इस पथपेड़ी का उद्घाटन होने जा रहा है। और ये शुभ कार्य करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा भवानी साड़ी केंद्र की सरिता मोरे जी को, क्योंकि आज इन्हीं की बदौलत हमारे इस इलाके में हर कोई खुशहाल और सेहतमंद है। इसीलिए तो हम सब लोग इन्हें देवी मानते हैं। सरिता जी, हम सब की तरफ से मैं आपको विनती करता हूं कि आपके शुभ हाथों से इस पथपेड़ी का उद्घाटन करें। देख शंकर, काम थोड़ा टेढ़ा है पर करना पड़ेगा। साहब, सीधे काम के लिए आप मुझे क्यों याद करते? बोला ना। हमें नहीं मालूम हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। हो सकता है हमारा शक गलत साबित हो, इसीलिए
इस काम को करते हुए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक छोटी सी गलती पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देगी, समझ रहे हैं? और इसीलिए ये काम हम तुम्हें सौंप रहे हैं। पण साहेब काम काय आहे? 7/12 काढायचा आहे कसा म्हणजे कुंडली निकालनी है, उसके बारे में आगे पीछे ऊपर नीचे की सारी जानकारी मुझे चाहिए शंकर। मिल जाएगी ना साहब, काम होईल, टेंशन नहीं। बस ये बता दो कि वरात कोणाची काढायची है? एक साड़ी की दुकान है। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में साड़ी की एक दुकान आखिर पुलिस के लिए इतनी अहम क्यों हो गई थी? क्या राज था जिसे ढूंढना बेहद जरूरी था? और वो कौन लोग थे जिन पर कार्यवाही करने से पहले पुलिस पूरी सावधानी बरत रही थी? हर एक चीज की कड़ी जांच की जा रही थी, लेकिन सही मायनों में ये तो इस कहानी का अंतिम चरण था। इस कहानी की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। आई बस झालं, तुला किती वेळा सांगितलंय मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। शादी नहीं करनी है तो क्या सारी उम्र घर में बैठी रहेगी? आई मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इस लड़के से नहीं। क्या झालं? क्या खराबी है इस लड़के में? कैसे समझाऊं? ये लड़का गांव में रहता है। अरे तू कौन से शहर में पली बड़ी है? बिल्कुल सच कहा तुमने, मेरा पूरा बचपन इस गांव में बीत गया, पर मुझे अब मेरी जिंदगी नहीं काटनी है। आई बाबा, मैं शहर जाना चाहती हूँ, मुंबई जैसे शहर। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, वहाँ मेरा घर होगा। मैं शहर में रहना चाहती हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता भानावर, ये देख बेटा, पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। अरे गृह से भी कोई चीज होती है ना। नहीं आई, आज के तारीख में पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही इंसान की औकात बनाता है। अगर ऐसी बात है ना तो नहीं है मेरी औकात। अरे नहीं है मेरी औकात तेरे लिए शहर से कोई ना बड़ा अमीर लड़का ढूंढ के लाने के लिए। लेकिन बाबा मेरी बात तो सुनिए। बस बहुत हो चुका है। अरे लड़के वालों को शगुन तक दे चुके हैं हम लोग। अगर फिर भी तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है ना तो हमारे लिए थोड़ा सा जहर लेके आ। जहर विष, जहर खा के मर जाते, फिर तेरे दिल में जो आना है ना वो कर। तो तुम्ही कुठे चाललात? बोलूं या ना बोलूं समझ में नहीं आता इनको। इसे समझो, ऐसे दिन काटने पड़ेंगे मुझे। क्या झालं सरिता, क्यों इतना शोर मचा रही हो? तो और क्या करूं? एक मोबाइल फोन लाके देने कहा था तुमसे, 1 महीना बीत चुका है, अभी तक लाके नहीं दिया। ये देख रहे हो, कपड़े के साबुन से हाथ में छाले पड़ गए, पर तुम्हें उससे क्या? वॉशिंग मशीन क्या मांग ली, जैसे ताजमहल मांग लिया हो। गर्मी से जान जा रही है मेरी। हेयर कंडीशनर नहीं तो एक एयर कूलर तो लाके देते। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे शादी से पहले महल में रहती थी तुम। नहीं ना, इसलिए तो तुमसे उम्मीदें थी, पर तुम्हें उससे क्या? मुझे क्या पता था कि गले में ऐसा निकम्मा इंसान पड़ेगा। देखो सरिता, चिल्लाओ मत। ऊंची आवाज में बात करने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम जैसे इंसान से तो बात करना ही बेकार। काय झालं? सरिता, सरिता काय झालं सरिता? क्यों इतना गुस्सा करती हो? ये मेरा गुस्सा नहीं, तुम्हारा जबरदस्ती का प्यार है। मतलब? शायद मैं पेट से हूँ। अरे ये तो खुशी की बात है। हाँ, मी बाबा होणार आहे, मला मुलगा होणार आहे सरिता। मी खूप खुश आहे। चुप रहो। इस खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आएगी, उसका क्या करोगे? सरिता तू टेंशन नको क्यों, मी आहे ना। अरे तुम हो ना, इसीलिए तो। सरिता, सरिता, अरे माझ्या शोना, अरे शोना राजा, कोणावर गेला रे तू? आईवर की बाबावर? अरे वा,
काय झालं सरिता? क्या सोच रही हो? देखो, भगवान ने हमारा रिश्ता सुधारने के लिए एक वजह दी है कि हम प्यार से नहीं रह मुझे हमारा रिश्ता सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ। अब मैं मेरे बच्चे के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मुझे इसे एक बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, बहुत सारे पैसे। और मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो मैं चुकाऊंगी। ये देखिए, एकदम नई चीज है। अरे भाई जल्दी देना, पेपर्स, टाइम नहीं है मेरे पास। काय साहेब तुम्ही पण यार, ये ऐसे बोनी के टाइम पे कोई एन्क्वायरी करने आ जाता है क्या? ये साहेब सरकारी नौकरी आमची कॉर्पोरेशनचं काम आहे। हाँ, तुमची नौकरी थी नौकरी, और हमारा काम उसका क्या? ये देखिए, क्या चाहिए आपको? और बोलिए। ये अच्छा, ये दुकान मालिक का नाम? सरिता मोरे। सरिता मोरे। और तुम कौन हो? राजा मोरे। अच्छा, उनका आईडी प्रूफ चाहिए? वो नहीं अभी इधर। अरे नहीं मतलब क्या चाहिए मेरे को? क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह इन पर बिगड़ रहे हो? देखो ना, काम के टाइम पे इंक्वायरी करने आ जाते हैं। जाओ तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। मैडम तुम्ही कौन? मैं सरिता मोरे। मैडम आपका आईडी प्रूफ चाहिए। ओह, एक मिनट। ये आईडी प्रूफ। अरे वाह मैडम, आपकी फोटो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। सभी पेपर्स तो मुझे मिल गए। हाँ। लेकिन एक बात पूछना मैं भूल गया। पूछिए ना। कब से शुरू हुई है दुकान? बस यही कोई 4-5 साल पहले। अरे आपको चाय पानी लेंगे? हम बैठे ना थोड़ी देर यहाँ। अरे नहीं मैडम, शुक्रिया। फिर कभी आऊंगा। जरूर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते, नमस्ते। कुलकर्णी, क्या खबर? सर, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। और कुछ? नहीं सर, मैंने ठीक से देखा, लेकिन पूरी दुकान में शक करने वाली कोई बात दिखी नहीं मुझे। कुलकर्णी, कई बार हम अपनी आंखों के सामने रखी चीज को भी पहचान नहीं पाते। इनके खिलाफ कोई तो ऐसा प्रूफ होगा जो हमें अब तक नहीं मिला। फिलहाल इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करो, देखो कुछ मिलता है। ठीक है सर। बीड़ जिले के एक छोटे से गांव में पली बड़ी सरिता सावंत को हमेशा से बड़े शहर का आकर्षण था। बड़े शहर की चकाचौंध में एक खुशहाल जिंदगी उसका सपना था। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमारा हर सपना सच हो। जिंदगी कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी पहेलियां लेकर आती है जिन्हें बूझना आसान नहीं होता। सरिता की जिंदगी भी किसी पहेली से कम नहीं थी। पिछले 10 सालों में उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव का राज क्या था? और क्या ये साड़ी की दुकान ही सरिता का सपना थी? सरिता मोरे की कहानी ऐसे कई सवालों से घिरी थी, और तभी अहमदनगर में ही इस कहानी का दूसरा अध्याय लिखा जा रहा था। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं ये काम नहीं करूंगी। प्लीज 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 नहीं। बहुत हो गया जानवी, मैं जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप करो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा। मुझसे पाप बंद कराओ प्लीज। The number you are trying to call is currently switched off. तुझे अभी भी उम्मीद है क्या? इसी उम्मीद के सहारे तो जिंदा हूँ माँ। लेकिन बेटा, इस छोटी उम्मीद पर कब तक जिंदा रहेगी तू? कभी ना कभी तो सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा ना। अगं कशाला समजवते तिला? वाटेल ते करू दे तिला। करो, तुम्हारी जो मर्जी आए करो। देख, ये सब मैं सही नहीं सकता। मैं जहर पीकर अपने आप को खत्म ही कर देता हूँ। बाबा, हाँ, अरे बाबा नहीं, बाबा आई शपथ सांगतो, मला जगायची इच्छाच नाहीये। छोड़ो इसे। सुचित्रा, क्या करेगा जी के? मैं नहीं जीना चाहता हूँ। मैं बाबा, क्या बोलते तुम्ही? मेरी बात मानो। क्यों मानू तेरी बात? तू मानती है मेरी बात? जा, तुझे जो करना है वो कर ले। मैं ये सब देख नहीं सकता, मुझे मरने दे।
मैं आपकी बात मानूंगी, जो बोलोगे वही करूंगी, कुछ नहीं पूछूंगी। ये सब मत करो प्लीज। देखो बेटा, मैं समझता हूँ तू किस दर्द से गुजर रही है, मुझे एहसास है, मगर बेटा मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर तुझ्या भल्यासाठीच सगळं करतोय ना ग। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तुमची मुलगी आता आमची जिम्मेदारी। हाँ, पर उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे काका क्यों टेंशन लेते हो आप? हाँ, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है, इसलिए किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना आप? हाँ? हाँ। एक काम करिए, 6,000 रुपये जमा कर दीजिए बस। हेलो, आखिर क्या हुआ था जाह्नवी के साथ? क्यों उसके माता पिता उसकी मौत का कारण बन गए? कौन सा राज था जिसे दबा दिया गया? लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है। मुजरिम चाहे कितनी भी खैर मना ले, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आता ही है। इस कहानी में अभी कई मोड़ आने बाकी थे, कई सनसनीखेज खुलासे होने बाकी थे, नए किरदार जुड़ने बाकी थे। काय ग, अजून चपात्याच करतेस? बाकीची कामं कधी करणार आहेस? झालं आणते. झालं आणते. चपात्या घेऊन ये बाहेर. हो. आई, सब्जी में नमक कम है क्या? जेवणात लक्ष कुठे असतं हिचं? खाने में नमक कहाँ से होगा? आणि कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब ये हमारे घर में आई? ये मनुष्य कहीं मर क्यों नहीं जाती? आई, भगवान के लिए मुझे कुछ बोलने देगी तू? सुनो, तुम दोनों मियाँ बीवी जाके फैसला करो, बात को खत्म करो। दे मीठ आता. ये तू चल चल आता. चल तू आता. ये इकडे. ऐकलंस ना काय बोलतायत ते? अब तू ही बता मुझे क्या करना है? लेकिन सिर्फ नमक की वजह से इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आरती, आई बाबा जो बोल रहे हैं ना वो बात मान ली तो ठीक है, पर तुझे क्या लगता है वो तुझे इस घर में रहने देंगे? देख, छोटी छोटी बात पर ताने कसेंगे आरती, समझ रही है तू? तो तुम क्या चाहते हो? सर, सरिता मोरे के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि पुणे के एक बोर्डिंग स्कूल में अक्सर बात करती थी और वो महीने में एक बार पुणे जाती भी थी। शिंदे, हो सकता है कि पुणे के उस स्कूल से हमें उसका अतीत का कोई खोया हुआ पन्ना मिले। एक काम करो, अपनी एक टीम को लेकर तुरंत पुणे जाओ। सर, अहो, कुठे चाललोय आपण? तू चल तर. बहुत गलत काम किया मैंने, बहुत चिल्लाया तुम पर. यार मुझे माफ कर दे यार, पण काय करूं? आई भी ना बहुत किटकिट कर रही थी. तर मग आता काय करायचं? गलती की है तो सजा तो भुगतनी होगी ना. मतलब चल सांग. हर बार मतलब पूछती है. चल तुला आज नवीन साडी घेऊन देतो. अरे वाह, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने माझी बीवी बायको पर. आहेच तशी. आइए सेठ, बैठिए बैठिए। हाँ, इधर क्या? हाँ, ये देखिए, ये एकदम नई चीज आई हमारी दुकान में, पहली बार आपको ही दिखा रहा हूँ। यस ऑफिसर, इस लेडी को मैं पर्सनली जानता हूँ. इनका बेटा हमारे स्कूल में ही पढ़ता है, लेकिन आपको इनका नाम किसी ने गलत बताया. गलत नाम मतलब? हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनका नाम सरिता मोरे नहीं, सरिता जोले. अक्सर यहाँ आती है. क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? यही ढूंढने के लिए तो हम यहाँ आए हैं.
रोहन के फादर का नाम और कांटेक्ट नंबर आपके रिकॉर्ड्स में तो होगा ना? जी हाँ, आपको हमारे ऑफिस से मिल जाएगा। एक और बात, मुझे रोहन से मिलना है। देखिए ऑफिसर, एक्चुअली सब आप बच्चे की चिंता मत कीजिए, आई हैंडल द सिचुएशन, प्लीज। यस सर। रोहन देओले क्लास 7 से जो है उसको यहाँ लेके आओ। ओके सर। थैंक यू। रोहन हे तुझ्यासाठी. मी तुझ्या वडिलांचा ना खूप जुना फ्रेंड, त्यांच्या शाळेचा फ्रेंड. सच? 100%. मुझे तुम्हारे पापा को मिलना है. वो आजकल रहते कहाँ हैं? वो हमारे गांव में रहते हैं, कुलगांव. कुलगांव? लेकिन तुम्हारी माँ तो अहमदनगर में रहती है ना? हाँ, जब मैं छोटा था ना तब मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि पापा उनसे बहुत फाइट करते, इसलिए मेरी मम्मा उनसे अलग रहती है. अच्छा, तुम्हें तुम्हारे पापा अच्छे लगते हैं? मुझे दोनों भी अच्छे लगते हैं. तो मैं अब जब पापा से मिलूंगा ना, उनसे कहूंगा कि मम्मा से फाइट ना करें, ठीक है? थैंक यू बेटा. यू कैन गो नाउ. यस सर. आपण तर दुकानात होतो ना, मग घरी कसं काय आलोय? आपण तर दुकानात होतो ना, मग घरी कसं काय आलोय? मी घेऊन आलो तुला घरी. क्या हुआ था मुझे? बस जरा मागे हो, जरा टेकून बस. सावकाश. बसला? साड़ियाँ देखते देखते तुम्हें चक्कर आने लगा. वो अच्छा हुआ मैं वहां था, नहीं तो वही गिर जाती. मग तुला मी रिक्षात टाकलं आणि घरी घेऊन आलो. काय झालं होतं मला? अगं सांगितलं ना, डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा था कि थकान की वजह से ऐसे हुआ. कौन से डॉक्टर? ते आपले जोशी डॉक्टर जे नेहमी येतात ते. हाँ, तू आराम कर. लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो मुंबई गए है ना. हे बघा, जे काय असेल ना ते प्लीज खरं खरं सांगा. मेरा 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 सर इतना क्यों भारी है? आणि आणि पोटात पण खूप दुखतंय माझ्या. हो हो माहिती आहे मला. बघ, ते जोशी डॉक्टर त्यांच्याकडे पाटील आहे ना, तो आला होता. हाँ, काळजी घे. हाँ, चल. पाटिल? लेकिन उनके यहाँ पे कोई पाटिल वाटिल काम नहीं करता. इसका मतलब आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? तुझा माझ्यावर विश्वास नहीं है का? तेरे से तो बात करना ही फिजूल है. लाइट और फैन चालू है, मतलब घर में कोई तो होना चाहिए. चेक करो घर में. सर. सर, क्या हुआ ऐसे? मुंह से बहुत बास आ रही है, लगता पिया हुआ है. पानी डाल इसके मुंह पे. सर. मेरी नई नई शादी हुई थी साहब. भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन वो बात बात पर गुस्सा होती थी, बात बात पर झगड़ा करती थी, बात बात पर गालियां देती थी मुझे. कुछ समय के बाद रोहन हुआ. मैं बहुत खुश था सर.
लेकिन उसे खुशी नहीं चाहिए थी साहब। उसे साहब बहुत पैसा चाहिए था साहब, बहुत पैसा। पैसे चाहिए मुझे, पैसे। पैसे बढ़ाने की अक्ल तो है नहीं, बस आवाज बढ़ाना जानते हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बेकार तो तुमने मेरी जिंदगी बना दी है। मेरे बेटे के साथ मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस गरीबी में से हटने नहीं दूंगी मैं उसे। तो क्या करोगी तुम? एवढी जाकड असेल ना तर जा बाहेर आणि पैसे कमवून दाखव। तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है मुझे, मैं मेरा देख लूंगी। वैसे भी एक नौकरी देख ली है मैंने। कुठे? हॉस्पिटल में, श्री अंबे प्राइवेट हॉस्पिटल। नर्स का काम है, 7,000 रुपए पगार है। लेकिन तुमने तो नर्सिंग का कोर्स भी नहीं किया ना। इतने तर चुकता तुम्ही। मैंने नर्सिंग का कोर्स नहीं किया ये आप जानते हैं, पर वो डॉक्टर तो नहीं जानता। क्यों? तोंड काय बघताय, जेवा लवकर। नर्सिंग का कोर्स किया है? जी सर। कितने साल पहले? 2 साल पहले। आप कहाँ काम करती हो? साहब वो पिछले साल मेरे को बच्चा हुआ था तो काम छोड़ रखा था। ठीक है, मैं कोर्स के सर्टिफिकेट्स ऑफिस में जमा करवा दो और कल से ड्यूटी पे आ जाना। धन्यवाद साहब, खूब खूब उपकार झाले। मैं ठीक है कोई बात नहीं, कल से आ जाना काम पर। उसके बाद तो साहब उसे पर ही लग गए थे। एक दिन साहब मैंने हॉस्पिटल में एक आदमी के साथ उसे देखा। वैसे हाथ बहुत पसंद आया तुम्हारा। म्हणजे? इंजेक्शन देती हो तो पता ही नहीं चलता। पता कैसे चलेगा, ध्यान तो कहीं और रहता है तुम्हारा। पता है तुम्हें? हाँ, सब पता है मुझे। कहाँ देखते हो, क्या सोचते हो, सब। वैसे ये मीठी मीठी बातें करने के अलावा और काम क्या करते हैं आप? बस एक छोटा मोटा रियल एस्टेट का कामकाज है। भगवान की दया से गरीब का पेट भर जाता है। भगवान आप जैसा गरीब सबको बनाए। आराम कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? सोडा, मतलब इरादा क्या है आपका? सोचता हूँ तुझे भी मेरे जैसा गरीब बना ही दो। अच्छा, तो बना ही दीजिए। उसके बाद साहब वो वहां नहीं रोकी, वो गंदगी मेरे घर तक लेके आए। मुझे तो लगा था तुम पिछले हफ्ते आओगे। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। क्यों? अरे एक डील के चक्कर में पुणे गया होता मैं। झाली डील? मैं जाऊं और डील ना हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? पूरे 5 लाख का कमीशन उठाया इस बार। 5 लाख? राजा अब बस हो गया। मैं ऐसे चोरों की तरह चुपके चुपके तुमसे नहीं मिलना चाहती। तो बताओ क्या करना है? मुझे इस घर से बाहर निकालो। मैं तंग आ चुकी हूँ, दम घुटता है मेरा यहाँ। वो इंसान ना ही खुद आगे बढ़ता है और ना ही मुझे बढ़ने देता है। तो छोड़ दो उसे, अगले हफ्ते आता हूँ। सच? तुम्हारी कसम। राजा। सरिता, तो यह है तुम्हारे पैसे कमाने का धंधा? और तुम्हें? संतोष, संतोष क्या कर रहे हो? संतोष, छोड़ो इसे। पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया कि इसी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है। अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल मेरे घर से, और दोबारा तुम्हारी ये मनु सूरत मुझे मत दिखाना। देख। तू क्या मुझे घर से बाहर निकालेगा? 2 कौड़ी के आदमी। मैं ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, समझे? चलो राजा, चलो। उसके बाद साहब मैंने उसे मेरे जिंदगी से निकाल दिया। कोर्ट में लीगल प्रोसेस की मैंने डिवोर्स के लिए।
मैडम साहिब कुठे? साहब वहाँ है. साहेब मला एक कंप्लेंट करायची. कसली कंप्लेंट? साहेब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है. गलत हुआ? मतलब? सर मुझे लगता है कि मेरा अबॉर्शन कर दिया, वो भी बिना मेरा मर्जी के. देखिए, आप जो कुछ भी हुआ है हमें डिटेल में और साफ साफ बताइए. सर 3 महीने पहले डॉक्टर सावंत के पास गए थे. उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. मेरे पति, सास, ससुर हम सब खुश थे. लेकिन मेरे बच्चे के जन्म लेने से पहले ही एक टेंशन जन्म ले चुका था. आई तुला बोलो ना मी तिला समजावतो म्हणून. हे बघ चंदू, तू तुझ्या बायकोला काय ते समजाव. अगर इसने बच्ची को जन्म दिया ना तो इसे इसके बाप से 5 लाख रुपया लाने को बोल, वरना इसे और इसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी मैं. लेकिन आई मेरे बाबा इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? आधीच त्यांनी तुम्हाला 2 लाख रुपए दिले आहेत ना माँ. बघ चंदू बघ, कैसी गिनती कर रही है. आणि काय ग, तेरे बाप से जो पैसे लिए वो मैंने अपनी अय्याशी के लिए लिए क्या? तेरे पति के काम धंधे के लिए लिए. समझी तू? जबान लड़ाती है. आई 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 तू शांत रहा, मैं तेरा समझाता हूँ. देख आरती, अगर बच्ची पैदा करेंगे तो उसके शादी का, उसके दहेज का पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग? अरे पहले उसे जन्म तो लेने दो. जन्म लेने के बाद क्या होगा? वो कुछ नहीं. अब ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत है नहीं. मैंने सब सोच लिया, सब पता कर लिया. म्हणजे? राजकोट में मेरा एक दोस्त है जिससे हमें पता चलेगा बेटा है या बेटी. एक छोटा सा टेस्ट होगा, अगर बेटी होगी तो गिरा देंगे, बात खत्म. फिर अगले हफ्ते मेरे पति मुझे राजकोट लेकर चले गए. वहाँ पे एक छोटे से क्लिनिक में मेरा टेस्ट करवाया गया. क्या हुआ डॉक्टर साहब? जय माता दी. सर मेरे पति और सास को लड़की नहीं चाहिए थी. लोगों ने उस वजह से मेरी जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया था. और तो और उन लोगों ने मुझे बिना बताए मेरा अबॉर्शन करवाया. उस वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब होती चली गई. मुझे इन्फेक्शन भी हो गया. और उसके बाद तो उन लोगों ने मुझे मेरे मायके भेज दिया. आणि आता तर काय, माझ्या नवऱ्याने दुसरं पण लग्न केले. सर ये मेरे रिपोर्ट्स जिंदगी बर्बाद करून टाकली होती त्यांनी माझी. और कहाँ हुआ था ये अबॉर्शन? सर वो मेरे पति मुझे भवानी सहारे केंद्र में लेके गए थे. और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता. सर आरती के मुताबिक वो 4 महीने प्रेग्नेंट थी. अगर ये सच है तो फिर अबॉर्शन इलीगल है, क्योंकि ना 2 मेडिकल ऑफिसर्स को कंसल्ट किया गया था और ना ही आरती की कंसेंट ली गई थी. और दूसरी बात, ये आरती का पति चंदू भी उसे लेकर भवानी सारी केंद्र गया था. वो ना हो भवानी सारी केंद्र का इस इलीगल अबॉर्शन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है. अपने इन्फॉर्मर्स को काम पे लगाओ. सगळ्या गावात कुणीतरी असा असेलच ना जो सरिता मोरे, सरिता देवळे, डॉक्टर मोरे, डॉक्टर देवळे की सच्चाई को जानता होगा. सर अरे भाई सुनो, क्या हो रहा है? अरे भाई टेंशन मत लो, ऑपरेशन चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा. मैडम क्या हुआ है? मुबारक हो, बेटा हुआ है आपको. माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त हैं. आपकी बड़ी मेहरबानी मैडम. अगर आपका दवाखाना ना होता तो ना जाने क्या हो जाता. अरे ये सब तो मेरा फर्ज है. और वैसे भी
आपको अच्छी सी मिठाई लानी चाहिए, सबका मुंह मीठा कीजिए। जी मैं अभी लेके आता हूँ। जी ये क्या ताई, आपने वापस पान तंबाकू खाया? मैंने आपसे कहा था ना, पान तंबाकू बिल्कुल बंद। अगली बार से अगर से पान तंबाकू खाया ना आपने तो इतना बड़ा इंजेक्शन दे दूंगी आपको, समझ गई? डॉक्टरनी मैडम मुंह मीठा कीजिए। अरे दिनकर राव, किस लिए? हमारे बेटे का रिजल्ट है, फर्स्ट क्लास से पास हुआ मेरा बेटा। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। लीजिए, पूरा लीजिए। नहीं बस बस। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। उसके परीक्षा के टाइम जब बुखार हुआ था आपने ठीक किया था, तब ये सब हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरी ड्यूटी है। सरिता, एमएलए साहब के घर भी जाना है, याद है ना? नहीं हाँ चले? नहीं आप जाइए, मैं 5 मिनट में पेशेंट को देख के आती हूँ। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इतने जागरूक प्रचार चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अब भी अपने दकियानूसी विचारों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज भी अगर लिंग भेद की जांच होती, बेटी जानकर उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, तो ये किसका दोष है? क्या हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? बहरहाल हर बार भवानी साड़ी शॉप का नाम सामने आने पर पुलिस ने अपनी तहकीकात तेज कर दी और एक एक सिरे को टटोलने लगी। डॉक्टर सरिता मैडम, अरे वो तो साक्षात भगवान का दूसरा रूप है। ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है उन्होंने। हाँ शिंदे, क्या है नई जानकारी? सर गांव में बहुत लोगों से बात की, गांव के लोगों के मुताबिक तो वो भगवान है, उसने कई लोगों की जान बचाई। नहीं, गांव वालों का भरोसा जीतने की कोशिश है ये, ताकि किसी को शक ना हो। सर इसके अलावा सत्यम क्लिनिक के वेस्ट से हमें लीड मिली है। सर ये देखिए बिल्स, होम साइड डिस्ट्रीब्यूटर के बिल्स है, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूटर, इसी के यहाँ से सारी दवाई आती। लेकिन सर बिल सत्यम क्लिनिक के नाम पे नहीं होते, बल्कि लक्ष्मी मेडिको के नाम पे होता है। अगर इनकी खुद की क्लिनिक है तो ये लोग दवाइयाँ दूसरे के नाम से क्यों लेते हैं? तो हैरानी की बात यह है कि सत्यम क्लिनिक से करीब 12 किलोमीटर दूर लक्ष्मी मेडिको नाम की एक दुकान भी है। हमने वहाँ भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके यहाँ की दवाई तो किसी और ही डिस्ट्रीब्यूटर से आती है। शिंदे, उत्सला या ओम साइड डिस्ट्रीब्यूटरला, शायद वही इन लोगों से मिला हुआ है। साहेब मी देवाची शपथ घेऊन सांगतो, मुझे इस चक्कर के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी एजेंसी से एक फर्जी दुकान को दवाइयाँ बेची जाती हैं। ऑर्डर फॉर्म पे सिर्फ डॉक्टर का नाम लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूरा नहीं है। बिना ये सब कुछ देखे तुम डिलीवरी भी दे देते हो और अब कहते हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। साहब मुझे पता है कि लक्ष्मी मेडिको नाम की मेडिकल की दुकान है, वहां से हमेशा कॉल आता था, लेकिन उन लोग ने हमें कभी डिलीवरी देने ही नहीं दी। वहां से हमेशा एक बंदा आकर डिलीवरी लेकर चला जाता था, तो इसमें शक करने की कोई वजह भी नहीं हुई ना साहब। क्या हुआ सर? ये तो हमें भी जानना है कि क्या क्या हुआ है। देख यशवंत, तू बाल बच्चे वाला आदमी, अगर कुछ गलत हो गया तो तेरे अस्पताल के मालिक तो बड़े बड़े वकील कर लेंगे, शायद छूट भी जाएंगे, लेकिन तेरा क्या होगा? तू तो सीधा अंदर जाएगा और तेरे बाल बच्चे तो रास्ते पे आ जाएंगे। सपोज सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वहाँ बस काम करता हूँ, वो लोग जो कहते हैं वही करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता हूँ सर। यशवंत ये मैं जानता हूँ, कोर्ट में तुम्हारी ये बात कौन सुनेगा? तुम तो 5-7 साल के लिए अंदर चले जाओ। अरे नहीं साहब, मुझे बचा लो, आप जो बोलोगे सो करने के लिए। तो अच्छा एक बात बताओ, इस सत्यम क्लिनिक में कभी किसी की मौत हुई है या फिर कोई परमानेंटली अपाहिज हो गया हो? कुछ याद है तुम्हें? कुछ याद है तुम्हें? जानवी का एक लड़के के साथ अफेयर था,
हमें भी उस लड़के से कोई आपत्ति नहीं थी, मगर जैसे ही जानवी की प्रेग्नेंट होने की खबर आई, वो लड़का किसी को बगैर बताए कहीं चला गया। जानवी अबॉर्शन करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे यकीन था कि वो लड़का लौट आएगा, मगर वो जब नहीं आया तब हम टूट गए और फिर हमने वो सत्यम क्लिनिक में जाकर चुपचाप अबॉर्शन करने का फैसला कर लिया। लेकिन जानवी की मौत कैसे हुई? पता नहीं साहब, शायद ऑपरेशन के टाइम पे कुछ हुआ होगा। हमें तो सिर्फ लाश ही मिली। तो आपने वहाँ डॉक्टर से कुछ पूछा नहीं? पूछा था, मगर उन्होंने हमको धमकी दी। हमें कहा ये बात अगर किसी को कही दी तो ये बात फैल जाएगी और तुम्हारी इज्जत तो जाएगी, पर से पुलिस के चक्कर में फंस जाओगे। तो हम डर गए साहब, इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं कहा। आपने ये सत्यम क्लिनिक ही क्यों चुना? 6,000 में काम हो जाता है, सस्ता भी है, उसका नाम भी बड़ा था। लेकिन साहब हमें क्या पता था हमारी बेटी। सर, जानवी के माता पिता ने स्टेटमेंट दे दी है। इसके अलावा ये कुछ बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपीज है जो हमने कॉर्पोरेशन से मंगाई थी, जो डॉक्टर मोरे ने इशू की, और ये सभी फर्जी है। शिंदे, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। शंकर से कह दो कि अपना जाल बिछा दे। वरात कोणाची काढायची? एक साड़ी की दुकान। और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन विनय मयेकर को भी इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि ऐसे मामलों में उन्हीं की मदद से केस को सुलझाया जा सकता है। सर, वो क्या है ना कि मेरी बीवी का कहना है कि बच्चा गिराना पाप है। ऐसा पाप वगैरह कुछ नहीं होता है, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। बस उसे चेकअप करवाने के बहाने से कल यहाँ ले आना। ठीक आहे साहेब, डॉक्टर मॅडम ने भेटून थोडं बोलू शकतो? थोडं तसल्ली करना है ना इसके लिए। अच्छा, चलो। साहेब काय घाबरायचं कारण नाही ना? अरे नहीं काय घबरता है तुम्हें? नहीं, तीसरी बार है ना इसकी। अरे ऐसा कुछ होता नहीं, हमने कई बार किया है। चल सरिता, ये सुधाकर है। नमस्कार मैडम। बात हो गई इनसे, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैडम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए, आप सिर्फ अपने पत्नी को कल सुबह 8 बजे यहाँ लेकर आइए, बाकी आपका पूरा काम हो जाएगा। हेलो सब शंकर बोलतोय। हाँ बोल शंकर। साहेब, आधा काम तो हो गया। ठीक है शिंदे, डॉक्टर मयेकर को इन्फॉर्म कर दो कल सुबह 8 बजे। सर, आराम से प्रदीप, आराम से कुछ नहीं होगा प्रदीप, कुछ नहीं। अंदर 1 मिनट, जो जहां है वैसे ही रुकिए। ये क्या बदतमीजी है? यहाँ सर्जरी चल रही है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, बाहर जाइए। देखिए, ये कोई पेशेंट नहीं है, ये हमारे डिपार्टमेंट की लेडी कांस्टेबल है, कांस्टेबल अनीता। क्या? थैंक यू अनीता। वेलकम सर। और ये डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन है, और हाँ असली है, इनका काम करने दीजिए। एक काम करो, सब सामान और डॉक्यूमेंट्स सब कर लो और टेस्टिंग के लिए ले चलो। देखिए, आप हमारे सामान को हाथ नहीं लगा सकते। मैंने किया क्या है? ये जो भी पूछे उन सारे सवालों के जवाब हमें चाहिए। हाँ, क्या मैं आपके मेडिकल डिग्री सर्टिफिकेट देख सकता हूँ? ये लीजिए। सर, ये सारे सर्टिफिकेट फर्जी हैं। शिंदे, यहाँ के सारे लोगों को हिरासत में ले लो। चलिए मैडम, अब आप अपनी प्रैक्टिस जेल में चल के करिए, बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे आपको वहाँ पे। चलिए। देखिए, मेरी बात सुनिए आप। छोड़िए मुझे, मेरा हाथ छोड़िए, मेरी बात तो सुनिए।
सारा सामान जब्त कर लो और हॉस्पिटल को ताला लगा दो। चलो। एक मिनट ये क्या हो रहा है? राजा देखो ना, बोला ही ना मुझे छोड़ने को। मुझे मंत्री जी से बात करने दीजिए। जिससे बात करनी है बात कर लो, लेकिन पुलिस स्टेशन चल के इसे भी लेकर चलो। चलो। ये क्या तरीका है? मेरी बात सुनिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। मेरी बात तो सुनिए। हाँ तो राजा साहब, वाह, शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी की तुमने सरिता से। नकली सर्टिफिकेट्स बनवाए, पूनम नगरी पतपेड़ी के अकाउंट में 40 लाख रुपए जमा करवाए, गैर कानूनी काम के सड़क पे बहुत आगे निकल गए थे तुम, लेकिन ये भूल गए कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है। साहब, हमारे ख्याल मिलते थे, हम दोनों में ही आगे बढ़ने की आग थी और हम अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे। एक साथ हो गए मेरी मेहनत और इसका दिमाग। वाकई बहुत मेहनत की तुमने, अब वक्त आ गया है उस मेहनत के फल खाने का। मुझे कबूल है कि मैंने बिना डिग्री के प्रैक्टिस की। उसके पहले मैं जिस अस्पताल में नर्स थी वहाँ मैंने ये सारा काम किया था। बस पैसा और नाम डॉक्टरों को मिलता था, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से ये सारा काम सीख लिया था। फिर मैंने अपना काम शुरू किया, एक तजुर्बेकार दाई को अपने साथ ले लिया। मैं मानती हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे, पर बड़ी से बड़ी डिग्री रखने वाले डॉक्टरों से क्या गलतियाँ नहीं होती? दूसरों की गलतियां गिनाकर तुम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती सरिता। तुमने बिना किसी पढ़ाई, बिना किसी ट्रेनिंग के इतना बड़ा काम शुरू किया जिसमें लोगों की जान दांव पे लगी होती थी, और अपना नाम, अपना पैसा कमाने के चक्कर में तुमने बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं। अब तुम्हारे सारे गलतियों की सजा तुम्हें कानून देगा। ये जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर फर्जी हो, लेकिन जब सवाल हमारी जिंदगी से जुड़ा हो तो सावधानी बरतना और जानकारी हासिल करना हमारा हक है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और इसी का फायदा उठाते हैं सरिता और राजा जैसे लोग, और कई मासूम जिंदगियां इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दी जाती हैं। सिर्फ पहनावे और रहन सहन में बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा, अपनी पिछड़ी हुई मानसिकता और सोच से बाहर आना जरूरी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।